नमस्कार दोस्तों, आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी पेपर 2 के हिंदी साहित्य की यूनिट 1 हिंदी भाषा और उसके विकास के पीवाईक्यूज करेंगे। पिछली वीडियो में हिंदी भाषा और उसके विकास के पहले 2 टॉपिक पीवाईक्यूज कर चुके हैं। हम आज इसी यूनिट के अगले टॉपिक के पीवाईक्यूज करने वाले हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। तीसरा टॉपिक, हिंदी का भाषिक स्वरूप, जो पिछली परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। ऑप्शन है ओ, ए, कै, टे। आंसर है इसका 1। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है ओ। दिसंबर 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही है सारे। अगला प्रश्न है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है वाक्य, ध्वनि, पद, समास। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है पद। आंसर 3। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? ऑप्शन है कै, चे, टे, औ। कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? आंसर है 1, कै। संयुक्त व्यंजन है कै, क्योंकि यह कै और यह के संयोजन से बना है। अगला प्रश्न है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन है शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद, शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद, पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द, ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। आंसर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन है कंठे, तालव्य, वर्त्य, दंत्य, ओष्ठ्य। सेकंड है तालव्य, कंठे, ओष्ठ्य, दंत्य, वर्त्य। दंत्य, ओष्ठ्य, कंठे, वर्त्य, तालव्य। ओष्ठ्य, वर्त्य, तालव्य, कंठे, दंत्य। उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही क्रम बताना है। आंसर है 1, कंठे, तालव्य, वर्त्य, दंत्य, ओष्ठ्य। कंठ में उच्चारित ध्वनियां हैं कै, खे, गे, घे। ये कंठ से बोली जाती है। तालव्य से ध्वनियां उच्चारित होती है चे, छे, जे, झे। वर्त्य से उच्चारित होती है ध्वनियां टे, ठे, डे और ढे। दंते से उच्चारित होने वाली ध्वनियां हैं ते, थे, दे और धे। और ओष्ठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियां हैं पे, फे, बे और भे। उच्चारण के स्थान पर आधार पर कर्ण से लेकर मुख विवर उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही क्रम है। पहला है कंठ, कै, खे, गे, घे। दूसरा है तालव्य, चे, छे, जे, झे। तीसरा है वर्त्य, टे, ठे, डे, ढे। चौथा है दंत्य, ते, थे, दे, धे। पांचवा है ओष्ठ्य, पे, फे, बे, भे। आंसर हो जाएगा पहला सही। दिसंबर 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया? इसमें नहीं बताना है।
कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया? ऑप्शन 1, 2, 3, 4। आंसर हो जाएगा 4, पूर्ण विराम। यह अंग्रेजी से नहीं लिया गया, हिंदी की मूल भाषा संस्कृत से लिया गया है पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित, संघर्षहीन। प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? तो आंसर है इसका पहला, पार्श्विक। प्रयत्न के आधार पर लय पार्श्विक प्रकार की ध्वनि है। लय ध्वनि एक पार्श्विक व्यंजन है। इसका उच्चारण करते समय जीभ और तालु को छूती है और हवा मुंह के दोनों बगल से बाहर निकलती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? आंसर है गे, घे, डे, ढे, पे, फे, दे, धे। कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? आंसर हो जाएगा 3, पे और फे अघोष ध्वनियां हैं। दोनों अघोष ध्वनियां हैं क्योंकि इनका उच्चारण बिना स्वर यंत्र के कंपन के होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन वर्ण अघोष वर्ण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग जैसे कि कै, खे, ये पहले के वर्ग में आते हैं। चे, छे, वर्ग में आते हैं। टे, ठे, वर्ग में आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अघोष ध्वनि आंसर है पे और फे। दिसंबर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, ण वर्ण का उच्चारण स्थान है? तालु, मूर्धा, वर्त्स्य, कंठ। ण वर्ण का उच्चारण स्थान है? आंसर 2, मूर्धा। ण का उच्चारण मूर्धा से होता है। अगला प्रश्न है, अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं? 3, 4, 2, 5। अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं। कितने भेद हैं? आंसर बताएं मुझे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आंसर है 5। अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं 5। कौन कौन से हैं? विवर्त, स्पष्ट, ईषत्, विवर्त, ईषत् विवर्त और ईषत् स्पष्ट और संवर्त। ये 5 प्रकार है। अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ये याद होने चाहिए आपको। एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो सारी, बट ये भी ज़्यादा ही है। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? उर्दू, हिंदी, पुर्तगाली, तुर्की। आंसर है इसका पुर्तगाली। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो यह है पुर्तगाली भाषा का शब्द। अगला प्रश्न है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? विकर्त अव्यय, कारक, संबंध सूचक, क्रिया विशेषण। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? आंसर है इसका क्रिया विशेषण कहते हैं।
आंसर है 4। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? हिंदी, फारसी, अरबी, तुर्की। आंसर है अरबी। हिंदी में प्रचलित सिफारिश शब्द अरबी भाषा का शब्द है। आंसर 3। अगला प्रश्न है, इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। यह किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य, उद्देश्यवर्धक वाक्य। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो, यह मिश्र वाक्य है। आंसर 2। जिस जैसे कि, यदि, क्योंकि, इसलिए, ये शब्द आ जाए तो समझो मिश्र वाक्य है, इनकी पहचान है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं है? कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं है? पीला, झटपट, घुड़साल, पंकज। आंसर है पीला, ऑप्शन 1। पीला शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है? दाग, औरत, नीलम, फीस। आंसर है 1। दाग शब्द फारसी का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण है, दंत्य वर्ण बताने इसमें। डे, ढे, दे, धे। आंसर है इसका सी और डी, दे और धे। दंत्य वर्ण है दे और धे। आंसर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? राय, खेत, दाहिना, कवि। तद्भव शब्द नहीं है कवि। आंसर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द बताना इसमें। आग, बयार, पंख, अक्सर। आंसर है 4, अक्सर। तत्सम शब्द है अक्सर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में है नामकरण और सूची 2 में है वर्ण। नामकरण में महाप्राण ध्वनि, घोष ध्वनि, पार्श्विक व्यंजन, लोडित व्यंजन। लोडित व्यंजन को लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। कहीं कहीं है लुंठित व्यंजन भी लिखा हुआ था। वर्ण में आएंगे जय, ले, रे और खे। अब हमें इनका मिलान करना है। महाप्राण ध्वनि, खे। घोष ध्वनि, जय। पार्श्विक व्यंजन, ले। और लोडित व्यंजन या लुंठित व्यंजन, रे। आंसर है इसका 3। जून 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है गिरधर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है रामकृष्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, यह कथन गलत है। आंसर है इसका 3। कथन 1 सत्य है लेकिन 2 असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द हैं। संज्ञा, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। अविकारी शब्द बताना है। आंसर है इसका 4, क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से अर्ध संवर्त स्वर हैं। आ, ए, औ, ए, ओ, उ, बड़ऊ अर्ध संवर्त स्वर हैं। आंसर है 3, ए और ओ संवर्त स्वर है। अगला प्रश्न है, निपात के संबंध में उपयुक्त कथन है। वाक्य में शब्दों के संबंध निर्धारित करते हैं। इसका संबंध मौखिक भाषा से है। सार्थकता की दृष्टि से शब्द लघुत्तम इकाई है। यह उच्चरित भाषा की लघुत्तम इकाई है। इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक है। निपात के संबंध में उपयुक्त कथन बताना है सही। आंसर है इसका 3। इसका संबंध मौखिक भाषा से है। यह उच्चारित भाषा की लघुत्तम इकाई है और इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध आचरण को जानने में सहायक है। निपात शब्द के संबंध में उपयुक्त कथन है। आंसर 3 हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, अकारांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकर्त रूप का प्रत्यय क्या है? अकारांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकर्त रूप का प्रत्यय क्या है? आ, ए, शून्य प्रत्यय, ई। आंसर है 2। अकारांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकर्त रूप का प्रत्यय है ए। आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 है हिंदी व्यंजन और सूची 2 में है उच्चारण स्थान। सूची 1 हिंदी व्यंजन पे, फे, बे, भे। बी है न और ले। सी, कै, खे, गे, घे और डी, चे, छे, जे, झे। हिंदी व्यंजन को उनके उच्चारण के स्थान से मिलाना है। वट से कोमल तालव्य, दंतोष्ठ तालव्य। तो पे, फे, बे, भे इसका आ जाएगा दंत ओष्ठ है 3। न और ले। न और ले है वट से। के, खे, गे, घे इसका आ जाएगा तालव्य। और चे, छे, जे, झे इसका आ जाएगा कोमल तालव्य। आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, किशोरी दास वाजपेयी की पुस्तक हिंदी की वर्तनी तथा शब्द विशेषण के अध्यायों का सही अनुक्रम क्या है? समास में वर्तनी की स्थिति, वाक्य विन्यास में वर्तनी का विवेचन, हिंदी की कुछ क्रियाएं, नाम यानी संज्ञाएं, हिंदी में अनुनासिक वर्ण और अनुस्वर। किशोरी दास वाजपेयी की पुस्तक हिंदी की वर्तनी तथा शब्द विशेषण के अध्यायों का सही क्रम लगाना है। तो इसमें है पहला सी, हिंदी की कुछ क्रियाएं। फिर है डी, नाम यानी संज्ञाएं। फिर आएगा ई, हिंदी में अनुनासिक वर्ण और अनुस्वर। फिर है ए, समास में वर्तनी की स्थिति। और फिर आएगा वाक्य विन्यास में वर्तनी का विवेचन। आंसर इसका 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कामता प्रसाद गुरु ने व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद माने हैं? कामता प्रसाद गुरु ने उत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद माने हैं? 2, 3, 4, 5। आंसर है 1। कामता प्रसाद गुरु ने उत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के भेद माने हैं 2 में कौन कौन से हैं विशेषण? पहला है परिशिष्ट विशेषण,
और दूसरा है व्यक्तिगत विशेषण। परिशिष्ट विशेषण में संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़े हुए होते हैं और व्यक्तिगत विशेषण में इनका सीधा संबंध व्यक्ति या वस्तु से होता है। इनकी पहचानें। जनवरी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अर्धसंवर्त स्वर निम्न में से कौन सा है? आ, ओ, बड़ा ऊ, ई। अर्धसंवर्त स्वर निम्न में से कौन सा है? आंसर है ओ। अर्धसंवर्त स्वर ओ है। अगला प्रश्न है, कारक का सही अनुक्रम है? संप्रदान कारक, करण कारक, अधिकरण कारक, आपादान कारक, संबंध कारक। कारक का सही अनुक्रम बताना है। पहला है करण कारक, फिर आएगा संप्रदान कारक, फिर आएगा आपादान कारक, और फिर आएगा संबंध कारक, और फिर आएगा अधिकरण कारक। आंसर हो जाएगा इसका 3। करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। ये इनका सही क्रम है। जनवरी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? सही युग्म बताना है। संवर्त स्वर उ, स्पर्श व्यंजन कै, विवर्त स्वर ए, संघर्षी व्यंजन आ और लुंठित लै। कौन सा युग्म सही है? तो इसमें है संवर्त स्वर उ और स्पर्श व्यंजन कै। आंसर हो जाएगा इसका ए और बी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। सूची 1 में है उच्चारण, सूची 2 में व्यंजन। सूची 1 के उच्चारण है कंठ है, मूर्धन्य, दंत है, ओष्ठ है, और व्यंजन है इनके टे, कै, पे और तय। तो इनका मिलान करना है। कंठ है कै, मूर्धन्य क्या आएगा? टे, दंत है तय, और ओष्ठ हो जाएगा पे। ये इनका सही मिलान है। तो आंसर इसका हो गया 2। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही है? हस स्वर ए, दीर्घ स्वर ई, दीर्घ स्वर आ, पलट बड़ी हस स्वर ओ। कौन सा युग्म सही है? सही बताना इसमें। तो इसका हो जाएगा हस स्वर ए, दीर्घ स्वर आ और हस स्वर ओ। ए सी ई, ए सी ई। आंसर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग हैं? स्त्रीलिंग बताने। भिड़ंत, धनिया, रेणु, बुजोबल, रज्जु। स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है भिड़ंत, रेणु और रज्जु। आंसर है इसका ए सी ई। आंसर 1। स्त्रीलिंग है भिड़ंत, रेणु और रज्जु। अगला प्रश्न है, भाषा की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? भाषा पैतृक संपदा है, भाषा परंपरा है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। भाषा सूक्ष्मता से स्थूलता और प्रौढ़ता से अप्रौढ़ता की ओर जाती है। प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा की व्याकरणिक संरचना समान होती है। भाषा की विशेषताओं के संबंध में बताना है हमें कथन सत्य। तो इसमें है भाषा
परंपरा है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। बी और डी सही है। आंसर 3 है इसका। अगला प्रश्न है, हिंदी ध्वनियों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? सही नहीं है, नहीं बताना इसमें। जो दीर्घ से कुछ ह्रस्व हो उसे पलित स्वर कहते हैं। ध्वनियों का सबसे प्रचलित और प्राचीन वर्गीकरण स्वर और व्यंजन रूप में मिलता है। स्वर ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से नहीं निकल पाती। हिंदी ध्वनियों के संबंध में सही नहीं बताना इसमें, तो इसका सही नहीं है 1। जो दीर्घ से कुछ ह्रस्व हो उसे पलित स्वर कहते हैं, और सारे सही हैं, यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करो। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में है जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, संज्ञा से विशेषण, व्यक्तिवाचक से अपत्यवाचक संज्ञा। सूची 2 में राष्ट्र, राष्ट्रीय, कुरु, कौरव, मुनि, मौन, रक्त, रक्तिमा। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, यह है मुनि, मौन। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, यह है रक्त, रक्तिमा। संज्ञा से विशेषण, राष्ट्र, राष्ट्रीय। और व्यक्तिवाचक से अपत्यवाचक संज्ञा, कुरु और कौरव। आंसर इसका हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। माँ बच्चे को खिलाती है। पिताजी अपने पुत्र को अध्यापक से पढ़वाते हैं। आइसक्रीम देखते ही बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं। लड़के ने कपड़ा सिलवाया। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। आंसर है 3। आइसक्रीम देखते ही बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करो। सूची 1 में प्राप्तोदक, वीणापाणी, मारामारी, सचेत। सूची 2 में है वैधिकरण बहुब्री, समानाधिकरण बहुब्री, तुल्य योग बहुब्री, व्यतिहार बहुब्री। समास बताने इसमें। तो प्राप्तोदक है समानाधिकरण बहुब्री। वीणापाणी वैधिकरण बहुब्री। मारामारी व्यतिहार बहुब्री। और सचेत है तुल्य योग बहुब्री। ये इनका सही मिलान है। आंसर हो जाएगा इसका 3। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? आंसर है उपभाषा भाषा का वह रूप है जो परिनिष्ठित एवं शिष्ट भाषा की तुलना में विशिष्ट माना जाता है। आदर्श भाषा जब राष्ट्र में सार्वजनिक कार्यों में प्रयुक्त होने लगती है तो राष्ट्रभाषा बन जाती है। पर्यटकों तथा राजनयिकों द्वारा सीमित प्रयोग के लिए सीखी जाने वाली भाषा संपूरक कहलाती है। मातृभाषा के साथ पूरक के रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा परिपूरक कहलाती है। इनमें से कथन असत्य बताना है। तो असत्य कथन है इसमें पहला, उपभाषा वह भाषा का रूप है जो परिनिष्ठित एवं शिष्ट भाषा की तुलना में विशिष्ट माना जाता है। आंसर हो जाएगा इसका 1। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के संज्ञा के भेदों के साथ मिलान करना है। सूची 1 में है शब्द, सूची 2 में है संज्ञा के भेद।
वाराणसी, सोना, लड़कपन, जुलाहा। द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। शब्दों को संज्ञा के भेदों के साथ मिलान करना है। तो वाराणसी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सोना हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, लड़कपन भाववाचक संज्ञा और जुल्हाया जातिवाचक संज्ञा। ये इनका सही मिलान है, संज्ञा के भेदों का मिलान। आंसर हो जाएगा इसका 2। जनवरी 2026 में ही आया है, तो अभी करंट में ही। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किसान लाठी से खेत जोतता है, इस वाक्य में वाक्य की किस विशेषता का अभाव है? किसान लाठी से खेत जोतता है, इस वाक्य में वाक्य की किस विशेषता का अभाव है? आकांक्षा, योग्यता, क्रम, संक्षिप्तता। आंसर है इसका योग्यता। किसान लाठी से खेत जोतता है, इस वाक्य में वाक्य की योग्यता विशेषता का अभाव है। यह भी करंट में ही आया हुआ है, जनवरी 2026 में। अगला प्रश्न है, सर्वनाम में इनमें से कौन सा कारक नहीं होता? संप्रदान, अधिकरण, संबोधन, संबंध। सर्वनाम में इनमें से कौन सा कारक नहीं होता? आंसर है 3, संबोधन कारक नहीं होता। यह भी जनवरी 2026 में आया हुआ क्वेश्चन।